नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता इस वीडियो के अंतर्गत जल संसाधन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। संसाधन भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संसाधन जल संसाधन जो मानव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, मानव के लिए जीवनदायक है। जिस तरह से मनुष्य के जीवन के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह मानव के जीवन के जल की भी आवश्यकता पड़ती है। जल ही जीवन है की अवधारणा है। अगर इस पृथ्वी पर जल नहीं है तो न केवल मानव जीवन ही बल्कि समस्त प्रकार के जीव जंतु और प्राणी के साथ साथ जैविक जगत यानी कि वनस्पति का भी विकास संभव नहीं है। इस तरह से जल संसाधन मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल संसाधन को हम मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला स्थलीय जल और दूसरा महासागरीय जल। स्थलीय जल जल का वह क्षेत्र जिसमें स्थल भाग पर जल पाया जाता हो और वह एकत्रित जल जो पृथ्वी पर गहरे गड्ढों जिनको हम महासागरों के रूप में जानते हैं उसमें एकत्रित पाया जाता है, महासागरीय जल कहलाता है। तो पृथ्वी का जो धरातल है वो दो भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत है, स्थल भाग और जल भाग। जल भाग महासागरीय जल या समुद्री जल कहलाता है, जबकि स्थलीय भाग पर पाए जाने वाला जल जो है वो स्थलीय जल कहलाता है। स्थल भाग को जल की प्राप्ति वर्षा से होती है। मुख्य रूप से वर्षा ही है जो स्थल भाग पर जल की उपलब्धता कराती है। वर्षा के साथ साथ हिम के पिघलने से भी स्थल भाग पर अब स्थल भाग पर स्थित जो जल है उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भूमिगत जल जो पृथ्वी के स्थल पर मौजूद है लेकिन स्थल के नीचे भूमिगत रूप से पाया जाता है, भूमिगत जल कहलाता है। और जल का वह क्षेत्र जो स्थल भाग पर धरातल के ऊपर पाया जाता है वो धरातलीय जल कहलाता है। भूमिगत जल भूगर्भ के अंदर पृथ्वी के धरातल के अंदर पाया जाता है और इसे हम कुएं, नलकूप, हैंडपंप आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं या भूगर्भ के अंदर से पृथ्वी के धरातल पर लाते हैं। जबकि धरातलीय जल जो है वो पृथ्वी के धरातल के ऊपर नदी, झील, तालाब रूपों में पृथ्वी के स्थल भाग पर एकत्रित रहता है। पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित हो चाहे पृथ्वी के धरातल के ऊपर स्थित हो, सारा का सारा जो जल है वो वर्षा से प्राप्त होता है या हिम के पिघलने से प्राप्त होता है। अब किसी क्षेत्र के अंतर्गत स्थल जल संसाधन की मात्रा कितनी होगी, भूमिगत जल की मात्रा कितनी होगी, भूमिगत जल स्तर का गहराई कितनी होगी, ये सब बातें निर्भर करती है वहाँ की पर्यावरणीय या भौगोलिक दशाओं या जलवायु संबंधी दिशाओं पर निर्भर करती है। वर्षा से जितना भी जल प्राप्त होता है, चाहे वो हिम के पिघलने से जल जो प्राप्त होता है, वो सारा का सारा जो जल है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। वर्षा से प्राप्त जो जल है वो या तो सूर्य प्रकाश के द्वारा वाष्प बन करके उड़ जाता है, वायुमंडल में पुनः चला जाता है, आर्द्रता में विद्यमान हो जाता है, या उसका कुछ भाग भूमिगत हो जाता है। पृथ्वी पर धरातल पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से रिस करके वो भूगर्भ के अंदर जाता है, वहाँ पर जाकर के एकत्रित हो जाता है। और कुछ हिस्सा जो है वो बह करके नदियों के द्वारा समुद्रों तक पहुँचा दिया जाता है और उन्हीं समुद्रों से या स्थल पर धरातलीय जल क्षेत्रों से ही ये सारा का सारा जो जल है वो
भाप बन करके उड़ करके वापस वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से पुनः संघनन की क्रिया के द्वारा बरसात के रूप में पुनः पृथ्वी के धरातल पर आता है। ये चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। तो किसी भी क्षेत्र के पर धरातलीय जल की उपलब्धता कितनी होगी, ये निर्भर करता है वहाँ की जलवायु की दशाओं के ऊपर। अगर किसी क्षेत्र के अंतर्गत धरातलीय ढाल अत्यधिक है तो वहाँ पर वर्षा से प्राप्त जल बहुत जल्दी बह करके समुद्र तक पहुँच जाएगा, उड़ पाएगा या कम हिस्सा भूमिगत हो पाएगा। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर वर्षा से प्राप्त जल का अधिकांश हिस्सा भाप बन करके उड़ जाएगा, वायुमंडल में पहुँच जाएगा। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पर जो जलवायु है वो गर्म नहीं है, तापमान सामान्य पाए जाते हैं या तापमान कम पाए जाते हैं, वहाँ पर धरातल के ऊपर जल ज़्यादा, धरातल का ढाल कम होगा तो वहाँ पर जल ज़्यादा समय तक ठहरेगा। तापमान कम होंगे तो वाष्प बनकर भी कम उड़ेगा, इसलिए वहाँ पर जल का अधिकांश भाग जो है वो रिस करके भूगर्भ के अंदर चला जाएगा, इसलिए वहाँ पर भूमि का जल स्तर ऊंचा होगा। तो कहाँ पर भूमि का जल कहाँ निम्न होगा, कहाँ पर वर्षा से प्राप्त जल का भाप बन करके ज़्यादा उड़ेगा या कम उड़ेगा, कहाँ पर वर्षा से प्राप्त जल बह करके समुद्र तक ज़्यादा पहुँच पाएगा या कम पहुँच पाएगा, ये सारी बातें निर्भर करती है धरातल के ढाल के ऊपर, धरातल के बनावट के ऊपर, वहाँ की जलवायु की दशाओं के ऊपर, चट्टानों की संरचना के ऊपर। इन सब बातों पर भूमि के जल की उपलब्धता निर्भर करती है। दूसरा है महासागरीय जल। जो वर्षा से प्राप्त जल है वो धरातल से बहकर महासागरों तक पहुंचता है, और चूंकि महासागरीय जल पृथ्वी के धरातल पर जल क्षेत्रों के अथाह भंडार के रूप में उपलब्ध है, यानी कि पृथ्वी के लगभग 71% धरातल पर जल का आवरण पाया जाता है। इतना बड़ा विशाल समुद्री जल का संसाधन पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध है, लेकिन विशाल मात्रा में होने के बावजूद भी ये मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि महासागरीय जल जो है वो खारा होता है, ना वो घरेलू उपयोग में आ सकता है, ना वो औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में आ जा सकता है। इसलिए मानव के लिए महासागरीय जल से ज़्यादा स्थलीय जल प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मानव स्थलीय जल का ही सर्वाधिक उपयोग करता है। मानव के द्वारा स्थलीय जल को अनेकों रूपों में प्रयोग में लिया जाता है, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है। मानव के द्वारा स्थलीय जल संसाधनों को अपने आपूर्ति के रूप में काम में लेता है, औद्योगिक जल आपूर्ति के रूप में काम करने के लिए, विकास करने के लिए काम में लेता है, कृषि फसलों की सिंचाई के लिए काम है, उससे नहरें निकालता है, बांध बनाता है। नौका परिवहन के लिए जो नदियाँ नौका परिवहन योग्य हैं, उन नदियों में स्थलीय जल से नौका परिवहन का कार्य किया जाता है। स्थलीय जल के द्वारा जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, और स्थलीय जल के जो क्षेत्र हैं, जो धरातल पर हैं, स्थल भाग पर हैं, उन पर मानव स्वास्थ्यवर्धक, जलवायु, पर्यटक स्थल और मनोरंजन स्थल के रूप में भी वो मानव के काम में आते हैं। घरेलू जल की आपूर्ति का जहाँ तक संबंध है, घरेलू जल की आपूर्ति अधिकांशतः भूमिगत जल पर निर्भर करती है। मानव अपने घरों में जितने भी जल का उपयोग करता है उसका अधिकांश भाग जो है वो भूमिगत जल का होता है, जो हैंडपंप, नलकूप, कुएं आदि के द्वारा, ट्यूबवेल आदि के द्वारा मानव प्राप्त करता है। मानव को अपने नहाने के लिए, खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पशु आदियों के लिए, साफ सफाई के लिए, अपने के विकास के लिए, सब चीज़ों के लिए मानव अपने स्थलीय जल संसाधन का प्रयोग करता है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है वो है औद्योगिक
क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योगों को जल की आपूर्ति स्थलीय जल संसाधनों से होती है और प्रयास ये रहता है कि औद्योगिक विकास उन्हीं क्षेत्रों पर ज़्यादा हो जहाँ पर भूमिगत जल के साथ साथ धरातलीय जल सरफेस वाटर की उपलब्धता ज़्यादा हो, यानी कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी नदी का बहाव क्षेत्र हो, बड़ा बांध वहाँ पर बना हुआ हो, बड़ा तालाब जो है वहाँ पर की स्थिति वहाँ पाई जाती हो, जिससे कि जल की आपूर्ति निरंतर होती रहे, क्योंकि कारखानों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जल की उपलब्धता या जल की आवश्यकता महसूस की जाती है। पृथ्वी के धरातल पर जो जल क्षेत्र हैं, उन जल क्षेत्रों, चाहे वो तालाब के रूप में हो, चाहे बांध के रूप में हो, चाहे नहर के रूप में हो, चाहे किसी नदी के रूप में हो, उन क्षेत्रों मछली व्यवसाय या मछली पकड़ने का कार्य भी करता है, जिससे कि उसको भोज्य पदार्थ की और साथ ही साथ आर्थिक उपलब्धता भी होती है। इसके अतिरिक्त मानव कृषि के लिए भी बांधों से, तालाबों से या नदियों से नहर निकाल करके कृषि की सिंचाई के लिए भी स्थलीय जल का उपयोग करता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वहाँ के कृषि संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर करती है, और जहाँ पर स्थलीय जल ज़्यादा होगा, वहाँ नहरों का विकास ज़्यादा होगा, वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पर कृषि उत्पादन भी ज़्यादा होगा और उस देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी। स्थलीय जल संसाधनों से मानव नौका परिवहन का काम भी लेता है। विभिन्न प्रकार की जो बड़ी नदियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, उनमें मनुष्य स्थलीय नौ परिवहन का कार्य भी करता है। निर्भर करता है कि नदियाँ कितनी नौगामी योग्य हैं या कि नौका चलाने योग्य हैं। वो धरातल की बनावट, नदी की गहराई, नदी में निरंतर जल की उपलब्धता, नदी का बहाव, नदी का ढाल आदि बातों पर नौका परिवहन का कार्य निर्भर करता है। मानव स्थलीय जल संसाधनों से नदी, बांध या नदी मार्ग वाले बड़े झरनों वाले क्षेत्रों पर का उत्पादन भी करता है, और जल विद्युत औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत एक ऐसी शक्ति है जो प्रदूषण मुक्त है। इसके उत्पादन में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। विभिन्न नदियों के मार्गों पर, जहाँ से नदी बहुत ही सकड़े मार्गों से ऊंचाई से निचाई वाले स्थानों में उतरती है, वहाँ पर उन सकड़े मार्गों पर बांध बना करके इन नदियों के पानी को रोका जाता है। नदियों के पानी को ऊपर से नीचे गिराकर पाइप चलाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लिफ्ट करके पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है और उससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जल विद्युत का उत्पादन भी धरातलीय जल संसाधनों से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जितने भी धरातलीय या सरफेस वाटर के बड़े क्षेत्र हैं, कोई बहुत बड़ा बांध हो, बहुत बड़ा तालाब हो, बहुत बड़ी झील हो, बहुत बड़ी जो कोई नहरी क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों को मानव अपने पर्यटक स्थल के रूप में, स्वास्थ्यवर्धक केंद्र के रूप में और मनोरंजन के क्षेत्र के रूप में भी देखता है, काम में लेता है। तो इस तरह से धरातलीय जो जल संसाधन है वो मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। धरातलीय जल अगर नहीं होगा, भूमिगत जल चला जाएगा, तो मानव के लिए जल की समस्या उत्पन्न होती चली जाएगी, क्योंकि समुद्रों का जल हम उपयोग में नहीं ले सकते। हमारे पास आज वो तकनीक खारे जल को शुद्ध करके मीठा बनाएं और उनको देश के आंतरिक हिस्सों तक पहुंचा पाएं। इसलिए चलिए, तो इस तरह से जल संसाधनों के ये एक पक्ष यानी कि स्थलीय जल संसाधन के बारे में हमने चर्चा की, और जलवायु जो तत्व है, धरातलीय बनावट जो है, चट्टानों की जो संरचना है, ये स्थलीय
जल संसाधन की उपलब्धता को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। मुझे उम्मीद है कि जल संसाधनों के ये पक्ष रहा है स्थलीय जल संसाधन, उसके बारे में जो इस वीडियो में बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे महासागरीय जल संसाधन, उसकी उपलब्धता, उसका विस्तार और महासागरीय जल संसाधन का मानव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से क्या उपयोग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।